हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मेघा छात्रवृत्ति के लिए क्लास को शुरू कर रहे हैं। आज से यानी मेघा छात्रवृत्ति का क्लास हम लोग का शुरू होने जा रहा है, जिसमें पहला पॉइंट है हम लोग का नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। आज से हम लोग संख्या पद्धति को चालू करेंगे, जो मेघा छात्रवृत्ति के लिए स्पेशलिस्ट इस बैच को रखा गया है, जिसका वीडियो आप लोग को रेगुलर मिलता रहेगा। चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना मेघा छात्रवृत्ति का बैच। और टॉपिक है हम लोग का नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। देखिए, संख्या पद्धति में सबसे पहले क्या चीज आता है, तो सबसे पहले हम लोग का नंबर आता है यानी संख्या। देखिए, सबसे पहले हम लोग का क्या आता है, नंबर यानी संख्या। तो नंबर हम लोग का दो प्रकार का होता है, यानी नंबर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। पहला नंबर होता है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। हम लोग को काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में। चलिए देखते हैं बारी बारी से आगे वास्तविक संख्या के बारे में क्या कह रहा है। देखिए, वास्तविक संख्या वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जाए उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जाए उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे संख्या रेखा आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो संख्या रेखा को आप लोग देख लीजिए। देखिए, ये हमारा संख्या रेखा। संख्या रेखा पर जिस नंबर को अगर हम लोग दर्शा सकते हैं वो सब हम लोग का वास्तविक संख्या होता है। ये देखिए, बीच में होता है हम लोग का जीरो। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। एक चीज का और आप लोग ध्यान रखिएगा, ये संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पर जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो संख्या का मान बढ़ता है। जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो संख्या का मान बढ़ता है। देखिए, जैसे आप लोगों से पूछ लिया गया कि -4 बड़ा होगा कि -3 बड़ा होगा, -4 बड़ा होगा कि -3 बड़ा होगा, तो हम लोग देखेंगे संख्या रेखा पर बाएं कौन है, जो बाएं होगा वो छोटा होगा, जो दाहिने होगा वो बड़ा होगा। तो बाएं हम लोग का -4 आ रहा है तो -4 हम लोग का छोटा हो जाएगा, और -3 आ रहा है दाहिने, -3 जो होगा बड़ा हो जाएगा। और ऐसे ही बढ़ते आ जाएगा। देखिए, -4 उससे बड़ा, -3 उससे बड़ा, -2 उससे बड़ा, -2 इससे बड़ा, 0 और इससे बड़ा 1 2 3 4। इसी तरह से संख्या रेखा पर चलते रहता है। इधर भी बहुत सारी संख्या हो सकती है, 5 6 7 8 9 10, और इधर भी -5 -6 -7 बहुत सारी संख्या हो सकती है। यानी बीचों बीच में एक बेस मान लिया गया है हम लोग का शून्य का यानी 0 का। यह है हमारा लोग का वास्तविक संख्या। चलिए काल्पनिक संख्या के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए, काल्पनिक संख्या यह हमारे मैथमेटिक्स में है ही नहीं। जो काल्पनिक संख्या कहाँ है, यह हमारे मैथमेटिक्स में नहीं है, लेकिन है कहाँ, यह बस कल्पना में है। यानी काल्पनिक संख्या कहाँ है, कल्पना में है। जैसे देखिए एग्जांपल में हम लोग का है क्या, -√3, -√3। अब देखिए -√3 हम लोग तो जानते हैं कि ये तो किधर इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर होगा, और माइनस में नहीं होता है हम लोग का रूट में, इसीलिए इसको क्या माना गया है, काल्पनिक संख्या। कोई भी संख्या माइनस में नहीं होता है, इसको अलग रूप से हल किया जाता है इमेजिनरी नंबर को आई मानकर। वो आप लोग को आगे 11th क्लास में मिलेगा पढ़ने के लिए। तो बस यहाँ पर हम लोग को काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए हम लोग का क्या है, प्राकृत संख्या। क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहा जाता है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है, यानी जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। यानी जिन संख्या से वस्तु की गणना की जाएगी उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, जैसे 0 हो गया था, 0 कोई वस्तु ना हुआ। जब तक कुछ ना कुछ वैल्यू नहीं होगा तब तक वो वस्तु में नहीं आएगा। जैसे देखिए दूसरे शब्दों में क्या लिखा गया, यानी दूसरे इसका डिफिनेशन, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जितना भी गिनती की संख्या सबको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। जैसे मान लीजिए ये 5 हो गया, 5 क्या है, एक प्रकार का प्राकृत संख्या है। 3 क्या हो गया, प्राकृत संख्या है। 2 क्या है, 1 क्या है, सब ये प्राकृत संख्या है। अगर यही 0 आ जाएगा तो 0 प्राकृत संख्या में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। 0 जो है प्राकृत संख्या में नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है हम लोग का, सम संख्या। सम संख्याएं। देखिए
जिन संख्याएं के अंत में, जिन संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। यानी जिन संख्याएं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। जैसे देखिए आप लोग एग्जाम्पल्स में, जैसे हम लिख दिए 4, 3, 7, 9, ये लिख दिए, ये हम लोग का सम संख्या है? सम संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो यहाँ पर अंतिम अंक है, देखिए ये जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक पर इनमें से कोई भी संख्या नहीं है। अगर इनमें से कोई भी संख्या रहेगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा? सम संख्या। जैसे देखिए 3, 4, 5, 6, देखिए 6 इसमें से आ गया, यानी ये हम लोग का क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग विषम संख्या को, कि विषम संख्या किसे कहते हैं। देखिए आगे है विषम संख्याएं। जिस संख्या में 2 से भाग न लगे, यानी जो 2 है ये 2 से भाग न लगे तो उसे विषम संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या हो जिसमें 2 से भाग न लगे उसे विषम संख्या कहेंगे। या हम यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, 9 रहे, यानी 0, 2, 4, 6, 8, 9 है तो ये सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएगी। देखिए जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे एग्जांपल में 4, 6, 9, 8, 2। अब ये देखिए लास्ट में क्या है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? सम संख्या। हमको ये 2 नहीं होना चाहिए, इसमें से कोई भी अंत में नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 1 लिख देते, ये हम लोग का क्या हो गया? विषम संख्या। ये हम लोग का विषम संख्या हो गया। कोई भी अंक लिखिए 3, 1, 0, 0, 7, ये हम लोग का क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। आया समझ में? चलिए देखते हैं आगे। देखिए आगे क्या है? आगे हम लोग का है भाज्य संख्या है। आगे क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या का गुणनखंड, यानी जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी कहने का मतलब समझिए यहाँ पर देखिए 2 से अधिक हो, यानी जैसे मान लीजिए ये हम लोग का 6 हो गया। 6 को कितना विभाजित करेगा? 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, यानी एक खुद 6 भी करेगा। यानी इसका गुणनखंड कब हुआ? 1, 2, 3, 4, यानी इसका गुणनखंड 4 हुआ, यानी 2 से अधिक हो गया। देखिए 2 तो यहीं पर हो गया, यानी 2 से अधिक है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। तो ये सभी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। देखिए एग्जाम्पल लीजिए 4 लिख दिए, 4 देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, यानी 2 से अधिक हो गया ना, तो यानी 3 इसका है, तो ये हम लोग का क्या होगा? भाज्य संख्या है। और देख लीजिए एग्जाम्पल 6, 7, ये देखिए 67, 67 किससे कटेगा? तो नहीं कटेगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे हम 9 लिख दिए, 9 को काट कर देखिए 1, 3, 9, यानी 2 से अधिक है, तो 2 से अधिक है तो हम लोग का क्या होगा? ये भाज्य संख्या है। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो आप लोग का सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 है। आंसर में आप लोग 4 याद करके रखिएगा। यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो हम लोग का 4 है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट है हम लोग का अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या किसको कहा जाएगा? देखिए वैसी संख्या जो 1 से एवं खुद से यानी स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जो 1 से और खुद से कटेगा उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए 2, 4, 6, 246 लिखे हैं। ये कितना से कटेगा? इसका 1 से भी कटेगा और खुद से तो कटेगा ही, लेकिन और किसी से कटेगा, इसलिए ये हम लोग का अभाज्य संख्या ये नहीं होगा। जैसे हम लिख दिए 5, 5 कितना से कटेगा? तो 5 है तो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा,
यानी 1 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, ये दोनों से कट जाएगा, यानी सिर्फ इसका गुणनखंड कब है 2 गो है। तो ये कौन सी संख्या कहलाएगा अभाज्य संख्या कहलाएगा। 5 कौन सी संख्या कहलाएगा अभाज्य संख्या, यानी वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, यानी 2 गो गुणनखंड हो, उसको कौन सा संख्या कहेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। अब देखिए अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है या अभाज्य संख्या कौन है। यहाँ आप लोग का आंसर हो जाएगा 2 है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जैसे देख लीजिए 2 है, किससे कटेगा 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, ये हमारा है। फिर उसके बाद आ जाइए 3 भी 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। फिर जो 4 पर आए तो 4 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसका गुणनखंड देखिए जो फैक्टर है, फैक्टर इसका 3 गो हो गया, जो इसका फैक्टर है 3 गो हो गया, इसलिए ये भाज्य नहीं होगा, ये भाज्य होगा अभाज्य नहीं होगा, ये हम लोग का अभाज्य है। आए समझ में अभाज्य संख्या। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या है पूर्ण संख्या है। आगे क्या है पूर्ण संख्या है। देखिए प्राकृत संख्याओं के समूचे में, प्राकृत संख्याओं के समूचे में 0 को शामिल कर दिया जाए, यानी 0 को शामिल कर दिया जाए, यानी 0 को मिला दिया जाए, उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी जिसमें 0 मिल जाएगा, यानी किस में प्राकृत संख्या में अगर 0 को मिला देंगे तो जो संख्या का संग्रह होगा वो क्या कहलाएगा पूर्ण संख्या कहलाएगा हम लोग का। देखिए दूसरे शब्दों में, यानी दूसरा इसका डिफिनेशन क्या लिखा गया है, 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हम आप लोगों से पूछेंगे 2 3 0 1, ये सब हम लोग का क्या है पूर्ण संख्या है, क्योंकि 0 भी इसमें शामिल कर देना है। अगर हम पूछेंगे ये 1 तो 1 पूर्ण भी होगा और प्राकृत भी होगा, अगर वहीं 0 पूछ देंगे तो 0 हम लोग का प्राकृत नहीं होगा। आए समझ में। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है पूर्णांक संख्या है। आगे क्या है पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, पूर्णांक संख्या से आप क्या समझते हैं। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो इससे बने समुच्चय को पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। यानी इस सबसे जो मिलकर संख्या बनेगा उसको कौन सा संख्या कहा जाएगा पूर्णांक संख्या कहा जाएगा। यानी पूर्णांक संख्या में क्या होगा माइनस का भी संख्या होगा और प्लस का भी संख्या होगा। देखिए इसको समझने के लिए बेटर ऑप्शन क्या है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच के सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए यहां से माइनस अनंत ये हो गया, यहां से लेके प्लस अनंत तक के बीच के, इसके बीच जितना भी संख्या होगा सब संख्या क्या कहलाएगा हम लोग का पूर्ण संख्या कहलाएगा, यानी पूर्ण संख्या कहलाएगा। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे जितना प्लस में लिख दे माइनस में सब हम लोग का पूर्ण संख्या होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए परिमेय संख्या। आगे क्या है परिमेय संख्या। जिन संख्याओं को, यानी जिन संख्याओं को p/q के रूप में दर्शाया जा सके, जहां p और q कोई पूर्ण संख्या हो जबकि q नॉट इक्वल 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में लिख दिए 2 परिमेय संख्या है तो है, कि इसके बटा में क्या है 1 छिपा हुआ है। 5 लिख दिए, 5 के बटा में भी या कोई बटा में भी लिख दो 3/8, ये क्या है हम लोग का सब परिमेय संख्या है। ये लिख दे 1.6, इस पर रेकरिंग डाल दे, ये भी परिमेय संख्या है। ये 1.9 केवल लिख दे तो ये भी हम लोग का क्या है परिमेय संख्या है। इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, ये बटा में यानी लिखा सकता है हम लोग का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्या है अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या किसको कहा जाता है देखिए आप लोग,
जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं दर्शाया जा सके, यानी जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं दर्शाया जा सके, जहां p और q कोई पूर्णांक संख्या हो जबकि q नॉट इक्वल 0, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यानी इसको p/q के रूप में नहीं लिखाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज समझिए, जितना भी हम रूट में लिख दिए, अगर रूट से ये बाहर नहीं निकला ये सब हम लोग का क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। जैसे यही √3 लिख दिए, ये हम लोग का क्या है, अपरिमेय है। अगर यही √4 लिख दिए तो √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। अभी हमें यहाँ पर बताया है कि 2 हम लोग का क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। यानी जितना भी हम लोग का रूट से बाहर निकल जाएगा वो सब परिमेय होगा, बाकी रूट से जो बाहर नहीं निकलेगा वो क्या होगा, हम लोग का अपरिमेय। तो देखिए यहाँ पर जो √4 है ये परिमेय नहीं है, इसलिए इसको क्रॉस कर दिए। और √5 लिख दे, √5 क्या है, हम लोग का अपरिमेय है। आया समझ में? चलिए अब आप लोग का आज के लिए इतना ही रहेगा, क्योंकि आज फर्स्ट डे है। आप लोग का क्लास शुरू किया गया मेघा छात्रवृत्ति स्पेशल के नाम से, जिसका सीरीज अब रेगुलर आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा, जो हमारा चैनल है रेनबो CTC। इससे आप लोग सभी जुड़िए और पढ़ाई का आनंद उठाइए। धन्यवाद।